हाँ, सभी छात्रों नमस्कार। यूनिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम गणित पढ़ने जा रहे हैं, मतलब आज से हमारी गणित की स्टार्टिंग हो रही है। आज गणित का पहला लेक्चर है, तो हम गणित को त्रिकोणमिति से चालू करते हैं। आज त्रिकोणमिति पढ़िएगा। त्रिकोणमिति आप अपनी किताब में भी त्रिकोणमिति चैप्टर निकाल करके आपको पढ़ना है। चलिए, त्रिकोणमिति में सबसे पहले समझिएगा, ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। कोई भी त्रिभुज हो, वो कैसा भी बना हो, अगर ये देखिए 90 अंश का चिन्ह है, तो आप ऐसे भी लगा दें तो 90 अंश माना जाएगा, या इधर 90 अंश लिख भी दें तो 90 अंश। तो इस त्रिभुज का नाम क्या पड़ गया? समकोण त्रिभुज। आप सोचेंगे समकोण त्रिभुज केवल ऐसे ही होते हैं? नहीं, आप ऐसे भी होते हैं समकोण त्रिभुज। हमने इधर 90 अंश लिख दिया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये मतलब नहीं कि हमने ऐसे बनाए तभी आप कहेंगे कि 90 अंश है। ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमने दर्शाया होगा कि इसका एक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। अब एक चीज आप समझिए, जो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा होती है, ये क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। हमेशा समकोण के सामने की भुजा, अर्थात 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और ये क्या कहलाती है? लंब। और नीचे आप जानते हैं जिस पर त्रिभुज बना है उसे हम क्या कहते हैं? आधार। आधार। ये कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ये आप जान गए। देखो बेटा, अगर हम नीचे का कोण ले रहे हैं, ये वाला, ये तो आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण स्थायी है। जो कोण 90 अंश का होगा उसके सामने जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। जैसे कि अब इस त्रिभुज में देखें, ये कोण 90 अंश का है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये वाली है। तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो 90 अंश के सामने की भुजा तो कर्ण कहलाती है, लेकिन कोण के सामने की भुजा, कोण कैसा होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। 90 के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, लेकिन न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। जैसे देखो, यदि हम ये कोण ले रहे हैं, ये वाला कोण, ये कोण ले रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये है। तो ये लंब कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और यदि हमने ऊपर वाले कोण की गिनती कर ली, ऊपर वाला कोण हम ले रहे हैं, ये वाला कोण ले रहे हैं, ये वाला कोण, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? ये। तो अब ये लंब कहलाने लगेगी। तो लंब और आधार कैसे हैं? कोण के आधार पर बदल जाते हैं। लंब और आधार कोण के आधार पर बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण स्थायी रहता है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और न्यून कोण के सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज के लिए बता रहा हूं, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। अगर हम ये कोण लिया तो लंब ये है, वो आधार ये है। लेकिन यदि हम ऊपर का कोण ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये क्या कहलाने लगेगी? लंब। और ये क्या कहलाने लगेगी फिर? आधार। लंब आधार बदल जाते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम त्रिकोणमिति देखिए, तो ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक नियम लगता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। देखो, कर्ण का वर्ग बराबर, हमने कर्ण पर वर्ग लगा दिया, कर्ण पर क्या लगाया? वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
मतलब लंब और आधार को जब आप वर्ग करके जोड़ेंगे तो किसका वर्ग निकलेगा? कर्ण का। मतलब कर्ण क्या है? इन दोनों के वर्गों का योग है। अगर हमें बेटा विचार कीजिए, लंब भर निकालना हो, मतलब लंब का वर्ग निकालना हो, तो इसमें ये तो दोनों का जोड़ है ना, तो इसमें से ये वाला अलग कर दो तो कौन क्या बच जाएगा? लंब का वर्ग। मतलब लंब आपको निकालना है तो कर्ण में से क्या घटा दो? कर्ण के वर्ग में से क्या घटा दो? आधार का वर्ग। और यदि आधार का वर्ग आपको निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से किसका वर्ग घटा दो? लंब का। किसका वर्ग घटा दो? लंब का। जैसे कि हमें आधार का वर्ग निकालना है, क्या निकालना है? आधार का वर्ग। तो किसके वर्ग में से? कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दो। और यदि लंब का वर्ग निकालना है, लंब का वर्ग, तो कर्ण के वर्ग में से किसका वर्ग घटा देंगे? आधार का वर्ग घटा देते हैं। मतलब मुख्य जी याद रखो, जी याद रखो, तो ये तो आप ऑटोमेटिक बना लोगे। इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस ने इसको कैसे लिखा है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जी आपकी पाइथागोरस प्रमेय हो गई, आप इसको याद करेंगे जो है। अब आप त्रिकोणमिति निष्पत्ति समझिए। त्रिकोणमिति निष्पत्ति 6 होती हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। जी आपको मौखिक याद होनी चाहिए। मौखिक त्रिकोणमिति निष्पत्ति कौन है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। मौखिक मतलब साइन का उल्टा क्या है रे बाबा? कोसेक। और कॉस का उल्टा क्या है? सेक। और टेन का उल्टा क्या है? कॉट। और अगर हम कहें कोसेक का उल्टा तो बेटा साइन, सेक का उल्टा कॉस और कॉट का उल्टा टेन। समझ में आया? अब एक हम बड़ा चलता फिरता सूत्र समझते हैं। आपने भी इसका नाम सुना होगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। एल इसमें क्या है समझें। एल का मतलब होता है बेटा लंब। एल का क्या मतलब है? लंब। ए का क्या मतलब है? आधार। और के का क्या मतलब है? कर्ण। इस तरह से इनका मतलब होता है। अब हम त्रिकोणमिति निष्पत्ति लिखें इसके ऊपर तो सूत्र बनाएंगे। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। जी लिखिए। तो मैंने अभी आपको बताया था, पहले तो मैं अब इनको समझा रहा हूं। इनको, इसको आप समझिएगा। साइन का उल्टा कोसेक आप जान गए, कॉस का उल्टा सेक ये जान गए। अगर कोई हमें साइन बराबर पूछता है, देखो साइन बराबर, तो क्या सूत्र बन सकता? चूंकि निष्पत्ति कभी अकेली नहीं आती, इसके साथ बेटा कोण लगता है हमेशा। अब वो कोण आप थीटा भी लगा सकते हैं, एल्फा, बीटा, गामा, पाई, साई, ए, बी, कुछ भी कोण लगा सकते हैं। हम थीटा कोण लगाते हैं। कौन सा कोण? थीटा। ये थीटा का निशान है। साइन थीटा बराबर अगर किसी ने पूछा तो हम उल्टा होता, चूंकि उल्टा दर्शाना है तो नीचे जाना चाहिए। उल्टे को कहाँ जाता है? उल्टा कहाँ होता है? नीचे। तो देखो एक ऊपर लिख दिया और क्या लिख दिया? कोसेक। कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। तो अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कॉस थीटा बराबर, तो आप कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? 1 सेक थीटा। समझ में आ गया? और टेन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो? 1 कॉट थीटा।
लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो आप इनको लिख लेना और याद करना है आपको। अगर हमसे कोई ऐसे पूछने लगे कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या बनेगा? 1/sin थीटा। उल्टा दर्शाना है तो उल्टा दर्शाना है। अगर आप ऊपर ही लिख दोगे तो वो तो सीधा सीधा नहीं हो जाएगा, उल्टा दर्शाने के लिए नीचे लिखना पड़ेगा। और जब नीचे लिखना है तो ऊपर भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ऊपर हम क्या मान लेते हैं? 1, ऊपर 1 लिख देते हैं। अगर हमसे किसी ने कोसेक थीटा बराबर पूछा तो क्या बोलेंगे? 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ऐसे बता देते हैं। ये तो ऐसे हो गए। लेकिन यदि हमें समकोण त्रिभुज दिया है बेटा, समकोण त्रिभुज क्या दिया है हमें? समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। जैसे जे बना है, जे बना है, इस तरह से समकोण त्रिभुज दिया है तो क्या मतलब होगा? समकोण त्रिभुज में हम निष्पत्तियों का क्या मतलब निकालते? जैसे हमने किसी ने हमसे पूछा sin थीटा बराबर, और ये त्रिभुज में पूछा जा रहा है या त्रिभुज दिया गया है हमें, तो हम क्या, देखो sin यहाँ है, पहले नंबर पर है, देखो sin cos tan cosec sec cot, कौन किस नंबर पर आया है ये आपको ध्यान देना है। और उसमें लाल में क्या पड़ता, कक्का में क्या पड़ता नंबर पर। जैसे सान को देख लो, सान पहले नंबर पर दिया गया है, पहले नंबर पर लाल में क्या है? एल, और नीचे उसके नीचे क्या लिखा? कक्का, और पहले नंबर पर क्या है? के, मतलब कर्ण। मतलब सान में पहले नंबर पर एल है और नीचे पहले नंबर पर क्या है? के। तो एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या बन गया? लंब बटे कर्ण। अच्छा, किसी ने हमसे पूछ लिया कॉस थीटा बराबर, तो कॉस तो बेटा दूसरे नंबर पर आया ना, तो इसका मतलब क्या होगा? दूसरे नंबर पर लाल में क्या है? ए है, और नीचे दूसरे नंबर पर क्या है? के है। तो ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और किसी ने हमसे अब टेन थीटा बराबर पूछ लिया, टेन थीटा, तो टेन किस स्थान पर है? तीसरे नंबर पर है। देखो इधर से तीसरे नंबर पर है कि नहीं? तो तीसरे नंबर पर लाल में क्या है? एल है, और नीचे तीसरे नंबर पर क्या है? ए है। तो एल से बना लंब और ए से बना आधार, तो लंब बटे आधार होगा कि नहीं होगा? तो समझ में आया आपके कि नहीं आया? तो देखो मैं लिख रहा हूं, फिर साइन थीटा बराबर, आप भी मेरे साथ लिखते चलें, साइन थीटा बराबर, देखो मैं लिख रहा हूं साइन थीटा बराबर, अभी सामने सूत्र है, कल आपको मौके की याद होनी चाहिए कि साइन थीटा बराबर या कॉस थीटा बराबर होता क्या है। साइन थीटा बराबर आप देखो, आप ही बताओ, अपने मन में गुनो, वहीं जहां बैठे हो पढ़ रहे हो वहीं बोलो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अच्छा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आधार बटे कर्ण, लिखा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा राजा बाबूओ, राजा महाराजाओ, क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर देख ध्यान करें, ध्यान दें, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये लंब बटे आधार हो जाता है टेन थीटा बराबर। तो अब आप इतना आपको याद करना है, आप रजिस्टर में लिख लेंगे, इतना याद करेंगे। थोड़ा मैं और हल्का सा समझा दूं, अगर बाय द वे हमसे कोई कोसेक बराबर पूछने लगा, कोसेक थीटा बराबर, थीटा क्या है? कोण है, निष्पत्ति चूंकि कोसेक भर नहीं हम बोल सकते, कोसेक बोल नहीं सकते, साइन भर बोल नहीं सकते, इनके साथ कोण आता है निष्पत्तियों के साथ हमेशा। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कोसेक थीटा बराबर, तो आप क्या बोलोगे? कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरह से हम ये सारे सूत्र याद करते हैं और इनको हमें याद करना है। मेरे साथ जो लोग लिख ना पाए हों वो अब लिख लें। बस आज के लिए गणित में इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर आप लोग गणित लेकर के बैठेंगे
और गणित के मैं सवाल सॉल्व इन्हीं सूत्रों की सहायता से कराऊंगा। और यदि आपको ये सूत्र याद नहीं होंगे तो आपको गणित में त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि गणित सूत्रों से चलती है। सूत्र जिसको याद है उसको गणित बनती है, नहीं याद गणित नहीं बनती। तो और खास करके त्रिकोणमिति तो पूरी सूत्रों पर आधारित है। सूत्र अगर आपको याद है तो त्रिकोणमिति आपको बेहद सरल लगने वाली है। इस वजह से जो सूत्र लिखे हैं इनको याद करना है। और ये ध्यान रहे जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति लगती हैं जिस समकोण त्रिभुज में ही लगती हैं और किसी त्रिभुज में नहीं लगती। लंब बटे कर्ण जो इस तरह से आ रहा है, ये लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण, लंब इस तरह से जो भी कुछ आ रहा है ये केवल समकोण त्रिभुज में ही आता है। और ये जो निष्पत्तियां जो लगेंगी ये समकोण त्रिभुज में ही लगती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये सूत्र याद करके मिलिएगा। जय हिंद।